गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज का हमारा ये वीडियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी राजनीतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जिसको उदारवाद के नाम से जाना जाता है, उस पर संदर्भित है। यहाँ पर हम उदारवाद के बारे में, उसकी अच्छाइयों, उसका जो प्रकृति रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि उदारवाद जो शब्द है, ये वर्तमान समय का एक ऐसा प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग हर देश की राजनीतिक व्यवस्था में हो रहा है। अगर उदारवाद को शाब्दिक अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें ऐसी विचारधारा का संकेत मिलता है जहाँ पर लिबरल तरीके से, यानी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वह कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इस विचारधारा का विकास देखा जाए कब से हुआ, तो सामान्यतः इस विचारधारा का विकास वैज्ञानिक क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। जो 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, तो वहीं से समाज में एक ऐसा नया वर्ग अस्तित्व में आया जिसके पास पूंजी होती थी और वह उस पूंजी के माध्यम से समाज में अपने स्थान को प्राप्त करने का, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास कर रहा था। तो उसके समय में जो उस समय थिंकिंग का प्रारंभ हुआ, सोचने का नज़रिया आया, उसी को उदारवाद के रूप में संदर्भित किया गया। अब अगर देखा जाए सामान्यता कि उदारवाद का जो जन्म हुआ वो कहाँ से होता है, तो आपने पढ़ा होगा हाब्स ला रूसो, जिनका सिद्धांत है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन लोगों ने बताया कि जो राज्य है, राज्य व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक संगठन है और इसमें से मुख्यतः जो लाक की विचारधारा है वह उदारवाद के बहुत ज़्यादा निकट है। इसीलिए जॉन लाक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। आगे धीरे धीरे इसी प्रकार के और भी बहुत सारे विचारक हुए। अगर आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ, इन विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए प्रयास किया। इन लोगों ने कहा कि अगर व्यक्तियों को समाज में स्वतंत्रता दी जाती है, उनको कार्य करने का उचित अवसर मिलता है, तो उससे राज्य में समृद्धता आएगी, लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, राज्य में खुशहाली आएगा और सभी व्यक्तियों को सुखपूर्वक जीने का अवसर उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार लगातार उदारवादी विचारधारा आगे बढ़ती रही। अगर उदारवादी विचारधारा को जो आज तक डेवलप हुई है उसको देखा जाए तो उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य काल का समय है, उसे प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा काल है वह 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के बाद से आधुनिक काल तक का जो समय है, इसे सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नकारात्मक उदारवाद क्या है। नकारात्मक उदारवाद में तात्पर्य है नकारात्मक, जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें किसी को करने से मना की जा रही हैं। तो इस उदारवाद में कहा गया कि राज्य की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी, वह एक पुलिस की होगी, यानी वह एक पुलिस राज्य की तरह होगा। और यहाँ पर कहा गया कि वही राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करती है, यानी वो राज्य सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करती है, केवल उन्हीं कार्यों को करती है जो राज्य को नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए राज्य को सीमित शक्तियों का प्रयोग करने की सलाह दी गई। कहा गया कि यहाँ पर यहीं से जो हस्तक्षेप का सिद्धांत आपने सुना होगा, जिसमें कहा गया कि व्यक्तियों के कार्यों में राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत को उस समय व्यापक समर्थन मिला और इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी यूरोपीय कंट्री थे, अमेरिका थे, वहाँ पे पूंजीपतियों का एक विशाल वर्ग
अस्तित्व में आ गया, जो लगातार वहाँ के मजदूरों का, गरीबों का शोषण करने लगा। और वहाँ पर जिस आर्थिक समृद्धि की संपन्नता की कल्पना की गई थी कि उदारवाद के परिणाम स्वरूप ऐसा अस्तित्व आएगा कि सभी को समानता का अधिकार होगा, सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, ये आशा निर्मूल सिद्ध होने लगी। इसी काल में 1848 के पीरियड में 48-50 में कार्ल मार्क्स की विचारधारा भी पूर्वी यूरोप में डेवलप हो रही थी, और वह विचारधारा ऐसी थी कि उससे मजदूर वर्ग संगठित होने लगा था। अतः इस संगठन के डर से भी अब उदारवादी विचारधारा को लगने लगा कि अगर हमने अपने आप में संशोधन नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, तो जो हमारी उदारवादी विचारधारा है इस पे जल्द ही समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा हावी हो जाएगी। अतः पश्चिम के देशों के जो उस समय के राजनीतिक चिंतक थे, विचारक थे, उन लोगों ने जो अभी तक उदारवादी धारणा चल रही थी, नकारात्मक उदारवादी धारणा, उसको परिवर्तित करने का बेड़ा उठाया और उन्होंने इस नकारात्मक उदारवादी धारणा को सकारात्मक उदारवादी धारणा में कन्वर्ट करने का फैसला किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉब्सहाउस, लिंडसे, बार्कर, लास्की और मैकाइबर आदि विचारकों ने योगदान दिया, जिसमें से टी.एच. ग्रीन और जे.एस. मिल का योगदान सर्वाधिक है। इन्होंने कहा कि राज्य जो है, राज्य को व्यक्तियों के हित में जो बेकारी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, भिक्षावृत्ति है, इन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य को कुछ कार्यों में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अगर राज्य इन कार्यों में, इन क्षेत्रों में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन नहीं करेगा तो फिर राज्य में असंतोष की स्थिति पैदा होगी और यहाँ पर क्रांति की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी समय ब्रिटेन में एक रिपोर्ट आई जिसे बेवरिज रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1943 में आई थी। और इस रिपोर्ट में भी 5 महाकमियां, जिसको बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी, अज्ञानता और भिक्षावृत्ति, इन 5 कमियों को दूर करने का सुझाव दिया गया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जब राज्यों ने अपने आप को परिवर्तित किया तो इससे एक नई प्रकार की उदारवादी धारणा का जन्म हुआ, जिसे सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना गया, जहाँ पर ये अब माना जाने लगा कि राज्य को नकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर ही अपने कार्यों को संपन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों को समानता देने के लिए, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उसको कुछ व्यक्तियों के अधिकारों में कटौती भी करनी चाहिए। इसी के आधार पर बाद में धीरे धीरे जो समाज के उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उन पर जो टैक्स की दर होती है वह बढ़ती गई और उस पैसे का जो इकट्ठा हो रहा था, पूंजी संचय हो रहा था, उससे देश के गरीबों के लिए, जो मजदूर वर्ग थे, उनके लिए विभिन्न योजनाओं का प्रारंभ किया जाता रहा, उनके लिए योजनाओं की व्यवस्था की जाती रही, जिससे अस्पतालों का निर्माण किया गया, विद्यालयों का निर्माण किया गया, जो कामगार वर्ग है उसके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिससे शिक्षा का व्यापक प्रसार किया गया, जिससे अज्ञानता दूर हो सके। और इन्हीं सब योजनाओं को जब बाद में व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाने लगा तो इसी से एक नए कॉन्सेप्ट का आरंभ हुआ, जिसे लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, जहाँ पर लोक कल्याण की भावना से राज्य कार्य करता है और वह अधिकतम मामलों में हस्तक्षेप करता है, जिससे समाज में समस्त नागरिकों को समानता के आधार पर उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार जो उदारवादी धारणा है, इसका जो विकास हुआ यह औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ और लगातार यह वर्तमान संदर्भ में भी इसके प्रभाव को देखा जा सकता है, जो समय के अकॉर्डिंग इसने अपने आप में परिवर्तन किया है, जिसने नकारात्मक उदारवाद से चलते हुए सकारात्मक उदारवाद, उसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य में अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास किया और इस प्रकार अभी भी ये लगातार आगे बढ़ रही है।
धन्यवाद।